किन्नर चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय! अरे मनहूस औरत, मेरी दुकान में अपशुगन करवाने आ गई क्या? है? चल जा यहाँ से। मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा निकल। भैया जी, ऐसा मत कहिए। मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाने की बहुत जरूरत है। मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहां से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ। मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है, पर अफसोस, कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। अरे तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे। अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे। वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों? वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है। मैं एक बार वहां जाकर घूम कर आऊं। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहां से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी, ऐसा कैसे कह सकती है? उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा। अब तो मैं उस इलाके में जरूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है। जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस। तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ
तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल जला दी। अब मैं क्या करूंगा? क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष ना करे, उससे नफरत ना करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ 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 हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है।
चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी, सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर ठाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, अर्ज किया है, आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई चालीसा वालीसा पढ़ो ना।
40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन, जाके लंदन, मुफ्त का मंजान, घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। काला साया। यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहाँ प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉनवेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये
पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सिला दो ना माँ। बचाओ! बचाओ! माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहती। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपनी करने की माफी गौरी से मांगती है।
प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है।